हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम शुरुआत कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, और साथ में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस के बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम करेंगे आपके पास एक्सरसाइज 11.1 जो कि टोटली उसी पर डिपेंड करती है आपके पास। ठीक, तो देखिए, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.1। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो आपको याद हो पिछले वीडियो में, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो आप इसको इजीली पिछले वीडियो के पास जो मैंने एग्जांपल के रूप में सॉल्व किया था उसकी मदद से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए ऊपर, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो क्वेश्चन को समझना, आपके पास क्वेश्चन कहता है कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो निर्देशांक अक्ष यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होती है उससे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उसके द्वारा जो बने हुए कोण है वो क्या है, समान है। यानी कहने करता है, सॉल्यूशन देखिए एक बार, क्योंकि हमें प्राप्त है, वी नो दैट, हमें ज्ञात है कि जो लाइन है, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस सिस्टम। अब क्योंकि उसमें दे दिया गया है कि वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उसके द्वारा जो आपके पास निर्मित कोण होंगे अक्षों के साथ वो क्या होने, समान होने वाले। इसका सीधा सीधा अर्थ है उसके डायरेक्शन एंगल्स जो हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, आर इक्वल, उसके डायरेक्शन एंगल इक्वल्स होने वाले हैं। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आपके पास गामा। तो उसके डायरेक्शन एंगल्स इक्वल ये दिए हुए थे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा भी हो कह सकते हैं। या जब, क्योंकि मुझे मालूम है अल्फा बीटा गामा समान है तो उनके लिए कॉस की वैल्यू भी समान होंगी, तो हम कह सकते हैं एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू होने वाले, यानी तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर होने वाले। तो मुझे क्या निकालना है, उसके साथ उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, मतलब वही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब क्योंकि मैंने कहा आपके पास ये तीनों बराबर हैं, तो इसके अतिरिक्त मुझे मालूम है इन तीनों के मध्य संबंध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार जब मैं इसमें, अब मुझे मालूम है कि तीनों ही, जब क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स इक्वल हैं तो अपने आप ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे, यानी एल इक्वल टू एम इक्वल टू। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम और एन की जगह पे भी एल ही हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की जगह मैंने एल की जगह भी एम रख दिया, और यहाँ पर भी एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी सिंपली एल इक्वल टू 1/√3। तो अगर एल इक्वल टू 1/√3 है, आप चाहे तो प्लस माइनस 1/√3 भी कह सकते हो। तो प्लस आपके पास, क्योंकि उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में कहा तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव साथ मतलब प्लस। ठीक है, ये पास हो गया एल इक्वल टू 1/√3। तो एल अगर ये है तो क्योंकि मुझे मिला था एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू था, तो 1/ कितना हो जाएगा, √3। तो ये है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो आपके पास इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस सिस्टम के साथ। मतलब उसने, क्योंकि उसने कहा है इक्वली इंक्लाइंड, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि उसके द्वारा जो निर्मित कोण अक्षों के साथ हैं वो क्या है, यानी अल्फा बीटा गामा क्या है, सेम होने वाले हैं। जब अल्फा बीटा गामा सेम है तो उनके कॉस की वैल्यूज़ भी सेम होंगे, तो यानी डायरेक्शन कोसाइन सेम होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर पुराने पेपर उठा के देखो बोर्ड के, तो उसमें कई बार 2 नंबर में आता क्वेश्चन आपके पास आया। कई बार ये वेक्टर के साथ आता है, कभी लाइन के साथ। यहाँ पर लाइन के साथ आया है तो ज़्यादा अंतर नहीं है, वेक्टर के केस में भी बस वो उसके डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा ही है, पर और उस टाइम पर एल एम और एन ही आप बस उसको नोटेशन देते हैं। तो यही उस टाइम पर भी उसके उस वेक्टर के भी डायरेक्शन कोसाइंस यही आपके पास होने वाले हैं। ठीक, अब पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपको कराया था पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या आपके पास देखिए, इफ़ ए लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशियोज, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो में -18 12 और -14, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, मतलब कहने का अर्थ है डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं और हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। और वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाएँ तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। सेम लाइन के लिए भी हैं, तो देखिए किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो हमको प्राप्त हो रहा है, देखो हमें जो दिया हुआ पहले उसके आधार पर,
हमें जो प्राप्त है वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर -18, 12 एंड -14। तो अब यदि हमने कहा इसको, हम इसको डिनोट करते हैं ए बी सी के द्वारा। इफ़ ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू -14। मैंने इनको ए बी सी ले लिया आपके पास। तो अगर ये ए बी सी आपके पास हैं तो हमको मालूम है, देखिए, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइन हम आपको मालूम है एल इक्वल टू होता है ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो इसके आधार पर हम देखें तो ए तो आपके पास आ रहा है -18 अपॉन, नीचे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिंपल सा देखो ये हो रहा है -18 अपॉन रूट, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको बाद में भी पढ़ने वाले पास। तो आपको मालूम है 18 का होता है 324 प्लस 12 का होता है 144 और इसका होता है 160, 14 का पास। तो क्वेश्चन में थोड़ा आपके पास ये -4 है केवल, तो उसका ध्यान देना। आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज नहीं कर रहा हूँ। और तो हम चाहे तो -14 के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये सेम रहे, तो इसलिए -4 ही लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा -4। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यार आपके पास -18 अपॉन √484, और आपको मालूम है 484 किसका होता है, -18 अपॉन इसका, ये होता है आपके पास 22 का। तो ये आपके पास आया L। तो L इक्वल टू आपके पास सिंपली मेरा, इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -9 अपॉन 11। तो आपके पास L मिल गया। इसी प्रकार आपको मालूम है M इक्वल टू होता है B अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली, कितना आ रहा है 22। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 22। तो इसको भी कैंसिल किया जा सकता है आपके पास इजीली, आपके पास कैंसिल होते हो रहा है 6 अपॉन 11, और लास्ट M इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो C था -4 अपॉन 22, यानी हो जाएगा -2 अपॉन 11। तो ये आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता थे, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल लिए। बस ध्यान देना, ये थोड़ा सा मैंने आपके पास -14 लिया था, ये जबकि क्या है केवल -4 था, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन सेम रहे जो आपके पास क्वेश्चन पे उसमें आपकी किताब में है। तो इसलिए आपके पास इसको मैंने -4 से ही नोटेशन दिया है। तो चाहे तो -14 भी होता तो आप -14 का स्क्वायर भी कर सकते हो, इसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास, इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा एग्जांपल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें भी आपको कराया आपके पास। ठीक, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ये 3 पॉइंट्स दिए, आपको प्रूफ करना है कि क्या है कोलिनियर। तो कोलिनियर जो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके पास जो इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ये डिपेंड करेगा आपके पास जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि लाइन के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा आपके पास है उसके डायरेक्शन रेशियोज, और थोड़ा सा आपके पास डायरेक्शन रेशियोज के लिए साथ साथ सनरेख की जो कंडीशन है उसमें डायरेक्शन रेशियो हमको पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर का कोलिनियर होना, और कोलिनियर होने के क्या ये जो यूज़ है उसी को हम पढ़ने वाले हैं आपके पास। देखिए, तो देखिए जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको मैंने नाम दे दिया। मैंने कहा पॉइंट ए है 2, 3, 5, पॉइंट बी है -1, -2, 1, और पॉइंट सी है 5, 8 और 7। तो ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट ए और बी है उसको मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकालेंगे। देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को मिलाने वाले जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे। तो आपको मालूम है जो डायरेक्शन रेशियो आपके पास होंगे सिंपल सा है। देखिए, A1 मैंने मान लिया ये हो जाएगा x2 - x1। इस हिसाब से देखो x2 ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हो जाएगा -1 -1 -2 कितना आ रहा है -3। तो ये मैंने इस प्रकार से निकाला। पास ए बी के हिसाब से निकाल देखो, -1 -2 के तो -3।
B1 हो गया y2 माइनस y1 वही -2 -3 हो गया -5, और ऐसे ही C1 हो गया Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -5 इक्वल टू -4। तो मैंने सबसे पहले लाइन ए और बी को मिलाने जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाले, जो कि मुझे प्राप्त हो रहे हैं आपके पास -5 -3 और -4। इसी प्रकार देखिए सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग, अब चाहे ए सी निकालो या बी सी, मैंने निकाल दिया बी और सी को निकालने वाला, तो इसको मैंने कह दिया A2 में भी यही फॉर्मूला लेगा x2 माइनस, अब ध्यान देना कि b के निर्देशांक हो गए x1 y1 z1 और c के हो गए x2 y2 और z2। तो इस हिसाब से जब मैं करूँगा तो x2 माइनस x1, देखिए इस केस में ये x1 y1 z1, तो इसको करेंगे तो 5 माइनस 1, ये हो गया 6। इसी प्रकार से b2 y2 माइनस y1 वाला कॉन्सेप्ट लेगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी +10, और इसी प्रकार से C2 इक्वल टू हो जाएगा Z2 माइनस Z1 इक्वल टू, इसमें करेंगे 7 माइनस 1 यानी 6। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को निकाल लिया, पहले ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो और इसके उस पर, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें क्लियरली, आपको देखो मैं कहूँ इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं ए बी और बी सी, उनको अगर मैं अनुपात देखूँ, मैंने कहा A1/A2, तो ये हो रहा है -3/6 यानी -1/2। इसी प्रकार से B1/B2 इक्वल टू, देखें तो ये हो गया आपके पास -5/10 यानी -1/2, और लास्ट C1/C2 को भी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -4/6, ये रख पास देखें। अब इसमें क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर थोड़ा रेशियो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो देखो आपके पास कहीं पर मिस्टेक हुई है। देखिए इस केस में यहाँ पर 4 था, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो इसको मान लो क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में 4 है तो यहाँ पर क्या लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए था मुझे 4, तो यहाँ पर अंतर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाना था आपके पास -3/6, तो ये कितना हो जा रहा है आपके पास -1/2। तो आपने देखा कि जब मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूँ और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूँ, तो जब मैंने दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए और देखा कि उनका अनुपात निकाला करस्पॉन्डिंग, यानी आपके पास जो संगत जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं उनका जब मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, तो इसका जो मैंने देखा कि समान अनुपात मेरे, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, जो कि कितना आ गया -1/2। इसका एक ही अर्थ है, अगर जब दो लाइन के लिए समान आपके पास रेशियो समान अनुपात में होंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। अब ये कह रहा है कि पैरेलल, पर इसमें तो एक पॉइंट कॉमन है, इसके अतिरिक्त ऑल्सो दे हैव बी, जो बी पॉइंट है एज अ कॉमन पॉइंट। अब ये कॉमन पॉइंट, अब देखो जो आपके पास प्राप्त हुआ कि ये इनके जो रेशियो हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, रेशियो सेम आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपके पास पैरेलल होंगे, पर उसमें क्योंकि एक पॉइंट कॉमन भी है तो इसका अर्थ हो गया इस, क्योंकि उसमें एक पॉइंट कॉमन है, देखो ए बी ये आपके पास है और बी सी, दोनों को मैंने प्रूफ कर दिया कि एक पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ साथ इसमें क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या हो, तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। इसका अर्थ हो गया सीधे सीधे हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब जरा अगर आप ध्यान से गौर से देखो तो इसलिए मैंने कहा आपके पास जो वेक्टर अलजेब्रा जो टॉप आपके पास चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट है। जो हमने वेक्टरों में पढ़ा कि दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर निकालिए या आपके पास उसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, उसमें भी था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि दो वेक्टर्स आपस में समांतर या आपके पास संरेख यानी पैरेलल और कोलिनियर होते हैं अगर उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल कहला रहे हैं, पर क्योंकि इसमें एक पॉइंट कॉमन है बी, तो इसलिए आपके पास क्योंकि ए बी और बी सी पैरेलल का गुण भी आप फॉलो कर रहे हैं, पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या, क्योंकि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ऐसा तभी पॉसिबल है कि वो पैरेलल भी हो जाए
और उन पे एक पॉइंट भी कॉमन हो जाए, ऐसा तब पॉसिबल है जब क्या होंगे, तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और अब आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो टॉपिक्स बिल्कुल सरल ही आपके पास है, वेक्टर आपको आता है तो शायद आप लाइन को का कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आप इजीली समझ सकते हो। देखिए अब इस केस में हमें करना क्या है कि एक ट्रायंगल के बारे में बताया है। एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, मैंने कहा उसका रफ फिगर ये है ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 5 -4 -1 1 और 2, दूसरा ये। और सी के सॉरी ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी। सी के कोऑर्डिनेट आपके पास -5 -5 और -2। आपको करना क्या है कि इस ट्रायंगल के आपको शीट्स दिए नहीं, वर्टिसेस दिए, तो आपको करना क्या है, प्रत्येक साइड्स की डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। भाई डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना है तो अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं तो हम इजीली डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, आपके पास डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी अगर ए बी सी प्राप्त है तो हम एल एम और एन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं एक साइड के लिए बताऊंगा, जैसे मैं आपके पास एक साइड के लिए बताऊंगा वैसे ही आप दूसरी साइड और तीसरी साइड के लिए भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो जिस साइड को मैं बता रहा हूँ उसके अतिरिक्त जो 2 साइड रह गई हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके पास। ठीक है, देखो तो मैं बता रहा हूँ किसके लिए, फॉर साइड ए बी के लिए। ए बी साइड है उसके लिए मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे तो ए और बी के हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड, या हमसे कह सकते हैं क्योंकि वो लाइन है ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो वो कुछ और नहीं, आपके पास मालूम है ए इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, बी इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 और इसी प्रकार से c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। ये हमको वेक्टर के केस में भी हमको ये मालूम था कि 2 पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर के उसमें भी यही डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, और लाइन के केस में भी सेम आ रहा है। तो ये आपके पास हो गया ए इक्वल टू, यानी ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो है वो हम इस प्रकार से निकालेंगे। अब ध्यान देना है, ए आपके पास पहला पॉइंट है, मैंने कहा ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, इसके हो गए x2 y2 z। मैं लिख भी देता हूँ x1 y1 z1 और इसके हो गए x2 y2 z2। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए मिल जाएगा यहाँ से, टू माइनस 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 का +4, तो ये आपके पास हो गया। तो ए मिल गया -4, बी इक्वल टू हो गया -4 और सी इक्वल टू हो गया 6। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना तो बहुत सरल, क्या है देखो, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन एल इक्वल टू होता है आपको मालूम है a/√a² प्लस b² प्लस c², यानी a -4 अपॉन रूट a² इसका स्क्वायर 16 प्लस -4 फिर से 16 और प्लस 36। तो इस प्रकार से जब आप निकालोगे तो -4 अपॉन, तो इसको देखिए आपके पास कितना हो रहा है, तो ये और आपके पास ऐड करके देखें तो कितना हो रहा है 68। तो अगर देखें तो ये हो रहा है -4 अपॉन 2√17, क्योंकि 17 को 68 होता है तो 4 से बाहर गए तो 2, ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है -2 अपॉन √17। सिमिलरली m इक्वल टू आपको मालूम है बी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², तो ये भी हो रहा है -4 अपॉन 2√17। अभी कैलकुलेट किया आपने तो ये हो जाएगा फिर से -2 अपॉन √17 और n इक्वल टू भी c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², यानी ये था 6 अपॉन 2√17, यानी आपके पास हो गया 3 अपॉन √17। तो जैसे आपके पास ये मैंने एक साइड के लिए किया है वैसे ही आप अदर साइड्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट आपके पास है। अगर 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की बात करें
तो उसके लिए आपके पास हमेशा डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं इस प्रकार से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और जब डायरेक्शन रेशियोज निकल गए तो डायरेक्शन कोसाइंस का तो आपको इजीली हमको मालूम है कि फॉर्मूला होता है ये आपके पास, ठीक। तो जैसे मैंने इस साइड के लिए ए और बी, ए बी के लिए निकाला, वैसे आप बी सी और ए सी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो उनके डायरेक्शन कोसाइंस। पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाले, फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास एक्सरसाइज थी। तो आपको ये जो आपके अदर साइड्स हैं ए सी और बी सी, उनके लिए क्या होंगे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन 2D में 11th में पढ़ा है और इस बार हम 3D में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। वो भी टोटली वेक्टर अलजेब्रा पे आधारित होगा। वेक्टर में आपके पास वहाँ पर पोजीशन वेक्टर का यूज़ किया था, यहाँ भी हम पोजीशन वेक्टर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक।